नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी ग्लोज माय डियर फ्रेंड्स। मेरा नाम है प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। दोस्तों, आज हम जियोपॉलिटिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। क्या बड़े बड़े प्लान्स चल रहे हैं, इसको हम समझने वाले हैं। बड़े प्लान्स की बात करें तो यूएसए की यहां पर बात है। लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन क्विकली। चलिए, लेट्स यूज द रेड कलर, राइट। तो यूएसए जो है वो सऊदी अरेबिया के साथ मिलकर काम करना चाहता है। यूएसए जो है वो इजराइल के साथ मिलकर काम करना चाहता है। और आज का जो हमारा ये टॉपिक है दोस्तों, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें देखनी है वो ये है, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को समझना है कि ये सारी चीजें जो यूएसए करना चाहता है, सऊदी, इजराइल, चाइना, वेस्ट एशिया में काफी इंटरेस्टेड है। तो ये सारी अलग अलग कॉम्प्लेक्स चीजों में एट द एंड ऑफ द डे हमारे देश भारत का क्या फायदा है, भारत को किस एंगल से चीजों को देखना चाहिए एंड थिंग्स लाइक दैट। ठीक है, तो जो बड़े प्लान्स के बारे में बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि यूएसए सऊदी अरेबिया के साथ एक म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी करना चाहता है। डिस्कशंस जो है वो चल रही है। दूसरी तरफ यूएसए जो है वो इजराइल की भी मदद करना चाहता है हमास के खिलाफ, ईरान के खिलाफ। ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं तो इसमें इजराइल को कैसे जिताया जाए और एट द एंड ऑफ द डे सारी चीजें जो है वो सॉर्ट आउट हो जाए, तो ये कोशिश जो है वो यूएसए कर रहा है। रही बात यूएसए और सऊदी अरेबिया की, तो दोनों देशों के बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रही है एंड दिस डिस्कशन इज एसोसिएटेड विथ सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट। जी हां, सऊदी अरेबिया जो है वो अब चाहता है कि वो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करे, न्यूक्लियर फ्यूल जो है इसको प्रोड्यूस करने का अधिकार डिमांड कर रहा है सऊदी अरेबिया। और इसमें यूरेनियम एनरिचमेंट होगा, यह भी चीज जो है वो सऊदी अरेबिया चाहता है। अब ऑफ कोर्स यूएसए ये बिल्कुल नहीं चाहेगा कि किसी एक और देश के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ जाए। तो अगर फ्यूचर में ये सिविल न्यूक्लियर डील सऊदी अरेबिया और यूएसए के बीच में कंक्लूड हो जाती है तो इसमें सारा कंट्रोल जो है वो यूएसए का ही होगा। यूएसए सारी चीजों को कंट्रोल में रखेगा। यूएसए ये मेक श्योर करेगा कि सऊदी अरेबिया जो है वो न्यूक्लियर वेपन वाला कोई देश ना बन जाए। तो सऊदी की मदद यूएसए करेगा और बदले में यूएसए सऊदी से यह चाहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ऑयल प्राइसिंग में, ऑयल डील में आप यूएस डॉलर का ही इस्तेमाल करेंगे, चाइनीज युआन जो है इनका इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। ये एक चीज जो है, अगर ये कमिटमेंट सऊदी अरेबिया प्रोवाइड करता है तो फिर यूएसए जो है वो सऊदी को सिविल न्यूक्लियर एनर्जी प्रोवाइड करेगा या फिर इसका सेटअप जो है उसको प्रोवाइड करने में मदद करेगा। इसी के साथ यूएसए ये भी चीज चाहेगा कि सऊदी अरेबिया और इजराइल के रिलेशंस जो है ये नॉर्मल हो जाए। और ये नॉर्मलाइजेशन तभी पॉसिबल है जब इजराइल गाजा पर स्ट्राइक करना बंद कर दे, एक सीज फायर हो जाए, गाजा को फिर से रिहेबिलिटेट, रिकंस्ट्रक्शन, ये सारी चीजें जब स्टार्ट हो जाएगी तब जाकर सऊदी और इजराइल के रिलेशंस इंप्रूव होंगे। तो ये चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई भी हैं, काफी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, एज यू कैन अंडरस्टैंड, राइट। अब छोटी छोटी डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं, बट आई एम श्योर यू नो दीज थिंग्स कि भाई गाजा जो है तो उसको, या फिर जो हमास हैं, पैलेस्टीनियन लोग हैं, पैलेस्टीनियन लोगों का जो एक राइट की जो जंग है, उनका जो प्रोटेस्ट है, तो इसमें सऊदी अरेबिया जो है वो हमेशा उनको सपोर्ट करते आया है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अगर इजराइल गाजा में ये वॉर बंद कर देगा तब इजराइल और सऊदी के रिलेशंस इंप्रूव हो सकते हैं। ये छोटी सी चीज है, लेकिन आई एम श्योर आपके पास बहुत सारी प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज भी होगी व्हेन इट कम्स टू जियोपॉलिटिक्स। अब दोस्तों, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ये सारी चीजें जो चल रही है ना, इसको हमें इंडिया के पीओवी यानी कि पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। क्योंकि ये जो वेस्ट एशिया या फिर जो मिडिल ईस्ट रीजन है, पता है भारत इस क्षेत्र को कैसे देखता है? भारत इसको कहता है कि ये हमारा एक्सटेंडेड नेबरहुड है, ये हमारा पड़ोस ही है, ये थोड़ा हमारा एक्सटेंडेड पड़ोस है। जैसे लेट्स से हमारा घर है तो हमारे घर के आगे, पीछे, दाएं बाएं जो हमारे पड़ोसी हैं, तो हमारे पड़ोसी के पड़ोसी या फिर दो घर छोड़ के जो घर है तो वो भी हमारा पड़ोस का ही पार्ट है। वैसे ही भारत जो है वो इस मिडिल ईस्ट को, वेस्ट एशिया को एक एक्सटेंडेड नेबरहुड के तौर पर देखता है। और इजराइल और ईरान के बीच में अगर पीस हो जाए, इजराइल और हमास के बीच में अगर पीस हो जाए, तो ये एरिया जो है ये अपना पोटेंशियल अचीव कर पाएगा। इस एरिया का पोटेंशियल काफी अच्छा है। तो यहां पर जब एक पीस और सिक्योरिटी का एनवायरमेंट होगा तो उसके बाद रीडेवलपमेंट, रिकंस्ट्रक्शन, इसके अलावा बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भारत जैसे देश के लिए यहां पर ओपन होगी। हमारे बहुत सारे लोग जो है वहां पर जॉब करने के लिए जा सकते हैं, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट वहां से यहां, यहां से वहां जा सकता है। तो ऐसे बड़ी बड़ी चीजें जो है वो यहां पर एसोसिएटेड है। तो भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इस क्षेत्र को
हमेशा देखना है, ठीक है। तो ये हो गए यूएसए के कुछ बड़े प्लान्स। अब इंडिया और सऊदी के रिलेशंस कैसे हैं, इसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर्स को देख लेते हैं। अगर आप जब से मोदी सरकार आई है तब से आप ऑब्जर्व करेंगे कि भारत ने पूरी कोशिश की है कि हमारे रिलेशन सऊदी अरेबिया के साथ काफी अच्छे हो जाए। और दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया में एक बहुत ही यंग प्रिंस है, क्राउन प्रिंस है, जिनका नाम है मोहम्मद बिन सलमान, इनको एमबीएस भी कहा जाता है। और एमबीएस इज वेरी फेमस फॉर रेडिकल रिफॉर्म्स, बड़े बड़े रिफॉर्म्स कर रहे हैं। सऊदी की सोसाइटी आप जानते हैं एक बहुत ही कंजर्वेटिव सोसाइटी है। महिलाओं को अकेले बाहर निकलने को नहीं दिया जाता, महिलाएं कार नहीं चला सकती, लेकिन बहुत ऐसे बदलाव उन्होंने किया है। महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस देना है, इट वाज अ बिग डिसीजन इन सऊदी अरेबिया। तो जो 21st सेंचुरी में जो चीजें हैं, जो आज का जमाना है, उसके साथ सऊदी अरेबिया को सिंक्रोनाइजेशन करने का काम जो है वो एमबीएस कर रहे हैं। तो वो भारत के साथ भी अपने रिलेशंस को अच्छा करना चाहते हैं, इंप्रूव करना चाहते हैं, नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं। रही बात दोनों देशों के बीच में जो व्यापार होता है उसकी, तो 2022-23 का आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर है। दोनों देशों ने $52.76 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड किया। और सऊदी की अगर बात करें तो हमारा देश भारत जो है वो सऊदी अरेबिया का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। इसका मतलब यह है कि सऊदी दुनिया के जो अलग अलग देशों के साथ व्यापार करता है, तो उसमें लेट्स से सबसे ज्यादा व्यापार अगर वो यूएसए के साथ करता है, तो सेकंड नंबर पर अगर कोई देश है तो दैट इज हमारा देश इंडिया। रही बात हमारे देश भारत की, तो सऊदी जो है वो हमारा 4th लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। अगर हम लेट्स से चाइना के साथ सबसे ज्यादा, उसके बाद लेट्स से श्रीलंका है, उसके बाद लेट्स से यूएसए है, तो 4th नंबर पर कोई है तो दैट इज सऊदी अरेबिया, राइट। ये जस्ट एक हाइपोथेटिकल, एक इमेजिनरी एग्जांपल यहां पर दे रहा हूं, चाइना, श्रीलंका, यूएसए, ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। लेकिन सऊदी इज एट द 4th पोजिशन। दोनों देशों के बीच में जो रिलेशन है उसका हार्ट क्या है, उसका मेन जो कोर है वो क्या है, दैट इज एनर्जी। एज यू ऑल नो कि भारत जो है वो एक एनर्जी हंग्री कंट्री है और सऊदी अरेबिया जो है वो ऑयल एंड गैस में काफी आगे है, उनके पास बहुत सारे रिजर्व्स हैं। तो 2022-23 में जो क्रूड और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात करें तो दोस्तों भारत के लिए सऊदी वाज द 3rd लार्जेस्ट सोर्स ऑफ दीज प्रोडक्ट्स। इसके साथ हमारे देश में जो इन्वेस्टमेंट आया है सऊदी की बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि अरामको है, सेबेक और दूसरे नाम्स आपकी स्क्रीन पर हैं, तो इसने बहुत बड़े अमाउंट्स हमारे देश में इन्वेस्ट किए हैं। पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड जो सऊदी अरेबिया का है उसने भारत की स्टार्टअप्स में $4.6 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं। और हमारे देश के 24 लाख जितने लोग जो हैं, इंडियंस जो हैं, वो सऊदी अरेबिया में रहते हैं। तो ये जो हमारी कम्युनिटी है, इंडियन डायस्पोरा इन सऊदी अरेबिया जो है, इसको दोनों देशों के बीच का एक लिविंग ब्रिज कहा जाता है, राइट। ये इतने इंपॉर्टेंट है और हमारे देश के लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है उसको वहां की सरकार और वहां के लोग काफी अप्रिशिएट भी करते हैं। अब बात करते हैं इंडिया और इजराइल के बारे में, राइट। तो दोस्तों स्टेडिली दोनों देशों के रिलेशंस जो है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हुए हैं। अगेन मोदी साहब और बेन्यामिन नेतन्याहू के बीच में रिलेशन जो है वो काफी स्ट्रांग है। पर्सनली एक दूसरे को अपने दोस्त मानते हैं। तो पिछले 1 दशक से रिश्ते काफी ज्यादा मजबूत हुए हैं। दोनों देशों के बीच में जो रिलेशन है उसके 4 बड़े पिलर्स हैं। नंबर 1 इज डिफेंस एंड सिक्योरिटी। तो आई एम श्योर यू नो कि इजराइल जो है इसमें काफी ज्यादा आगे है और ये सारी टेक्नोलॉजीज जो है वो हमें मिल जाती है, तो हमें भी इसका काफी ज्यादा फायदा होता है। दूसरी चीज इनोवेशन, भारत भी एक इनोवेटिव कंट्री है। इजराइल की जो बिजनेस कम्युनिटी है, इजराइल का जो बिजनेस आप एक एनवायरमेंट देखेंगे, कल्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे, देन यू विल फाइंड इट इज वेरी वेरी इनोवेटिव। खेती बाड़ी में इजराइल काफी आगे है। राजस्थान जैसी वहां की जमीन है लेकिन खेती बाड़ी में इतना आगे है कि फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स दुनिया के दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करता है। तो ये सारी चीजों में इजराइल काफी आगे है। और पानी का कंजर्वेशन, पानी को बचाना, रिसाइकल, ड्रिप इरिगेशन, ऐसी बहुत सारी इनोवेटिव चीजें जो हैं वो इजराइल से पैदा हुई है और आज लगभग दुनिया के बहुत सारे देश इसका इस्तेमाल भी करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। 1992 में दोनों देशों के बीच में रिलेशंस की स्थापना हुई और उस समय पर ज्यादातर जो ट्रेड है वो डायमंड्स का ही होता था। ट्रेड वॉल्यूम वाज अराउंड $200 मिलियन। उस समय के हिसाब से भी इट इज नॉट दैट बिग। और भारत जो है 1991 में फिर एलपीजी रिफॉर्म्स आए तो धीरे धीरे रिश्ते जो हैं और धीरे धीरे ट्रेड जो है वो दुनिया के अलग अलग देशों के साथ बढ़ने लगा। लेकिन आज देखिए 2022-23 का आंकड़ा यह है कि दोनों देशों के बीच में $10.4 बिलियन का व्यापार हुआ एक साल के अंदर। 10.7 बिलियन, राइट। इंडिया फ्रेंड्स, यहां पर एक चीज ऐड करना चाहूंगा, ये 10.7 जो है ना, इसमें आप डिफेंस के प्रोडक्ट्स को एक्सक्लूड कर दीजिए। इसको एक्सक्लूड करें तो भी इतना बड़ा आंकड़ा है। और इसमें $8.4 बिलियन की आइटम्स तो भारत ने इजराइल को बेची है।
तो हमारे लिए इजराइल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर। इंडिया की बात करें तो इजराइल का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर एशिया में अगर कोई है तो दैट इज इंडिया, और इजराइल का सेवंथ लार्जेस्ट ग्लोबली मीन सेवंथ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर अगर कोई है तो दैट इज आवर कंट्री इंडिया। रही बात इजराइल की, तो डिफेंस इक्विपमेंट, हाईटेक कम्युनिकेशन सिस्टम्स में इजराइल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इनोवेशन इकोसिस्टम में दोनों देश जो है वो मिलकर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं, फॉर एग्जांपल स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम्स एंड थिंग्स लाइक दैट। ठीक है, तो एज यू कैन सी कि यूएसए सऊदी को लेकर अगर चल रहा है तो भी भारत के लिए फायदा है, इजराइल को लेकर चल रहा है तो भी हमारे लिए फायदा है, दोनों का लेकर चल रहा है तो हमारे लिए डबल फायदा है, राइट। अब कुछ पोटेंशियल और चैलेंजेस के बारे में बात करते हैं। देखिए, भारत ने इस क्षेत्र में, वेस्ट एशिया में, पिछले 3 दशकों से बहुत मेहनत की है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोदी सरकार से पहले की जो सरकारें रही हैं तो उनको भी पता था कि ये एरिया हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उन्होंने जो ग्रास रूट लेवल से काम स्टार्ट किया, तो आज ये 3 दशकों का जो डिप्लोमेटिक वर्क है उसके बहुत अच्छे अच्छे बेनिफिट्स हमें आज के समय में देखने को मिल रहे हैं। लास्ट ईयर नहीं 2 साल पहले की बात है, जुलाई 2022, I2U2 में कौन है? इजराइल है, इंडिया में बहुत ही क्विकली यहां पर लिख रहा हूं, राइट, यूएसए है एंड यूएई। तो ये 4 देशों ने एक प्रकार का वेस्ट एशिया का या फिर आप इस क्षेत्र का क्वाड समझ लीजिए। तो एक I2U2 फ्रेमवर्क जो है, इसकी समिट हुई थी, मोदी साहब ने इसको अटेंड किया था, और उनके काउंटर पार्ट जो हैं तो वो भी इस मीटिंग में शामिल थे, इस समिट में शामिल थे। इट वॉज अ वर्चुअल मीटिंग, राइट। फिर सितंबर 2022 में हमारे देश भारत में G20 की समिट रखी गई, और उस समय पर इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को लॉन्च किया गया, और ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है तो उसको टक्कर देने के लिए ही ये इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो इंडिया से सामान यूएई तक जाएगा, फिर यूएई से इजराइल से फिर यूरोप एंड फिर अमेरिका। तो इस प्रकार का एक बहुत बड़ा प्लान था, लेकिन फिर अक्टूबर 2023 में हमास ने अटैक कर दिया, तो इसकी वजह से अब ये प्लान जो है वो थोड़ा डिले चल रहा है। चाइना इज वेरी हैप्पी अबाउट इट, और चाइना जो है वो इस क्षेत्र में यानी कि मिडल ईस्ट में काफी ज्यादा अपना एक वर्चस्व आप कह सकते हैं, अपना इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा बढ़ने लगा है उनका। देखिए, अभी कुछ समय पहले की बात है, सऊदी अरेबिया और ईरान जो एक दूसरे के जानी दुश्मन अभी तक माने जाते थे, तो दोनों देशों ने एक एग्रीमेंट किया, एंड दैट वाज इन चाइना, बीजिंग में दोनों देशों ने एक एग्रीमेंट किया। तो चाइना यहां पर काफी ज्यादा एक्सपांड होता जा रहा है, लेकिन भारत क्या चाहेगा? भारत यह चाहेगा कि इस क्षेत्र में एक ड्यूरेबल पीस हो, लंबे समय तक के लिए यहां पर पीस रहे, राइट, और इंडिया का अमेरिका का जो प्रेजेंस है वो यहां पर स्ट्रांग रहे। एक लंबे समय से अमेरिका यहां पर एक अम्ब्रेला प्रोवाइड करता आया है, अमेरिका जो है वो यहां पर इन्फ्लुएंस अमेरिका का काफी अच्छा रहा है लंबे समय से। आप पूरा इतिहास देख लीजिए, मॉडर्न वर्ल्ड का इतिहास, देन यू विल फाइंड कि अमेरिका हैज ऑलवेज बीन ए वेरी स्ट्रांग फोर्स इन मिडिल ईस्ट। लेकिन अब धीरे धीरे चाइना यहां पर स्ट्रांग बनता जा रहा है। भारत के लिए यह अच्छा नहीं होगा, भारत के लिए अमेरिका यहां पर स्ट्रांग रहे वही अच्छा होगा। अब दोस्तों, यहां के जो लीडर्स हैं, बड़े बड़े लीडर्स की बात करें, 3 बड़े लीडर्स की बात करें, तो सबसे पहले बात करते हैं MBS यानी कि मोहम्मद बिन सलमान की। यमन में इन्होंने जब युद्ध स्टार्ट करवाया तो इनकी इमेज काफी ज्यादा खराब हो गई थी, ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा दाग लग गया था उन पर। फिर 2018 में जमाल खशोगी एक बहुत ही फेमस कॉलमनिस्ट है, और इनका मर्डर हुआ, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक हो गया था, और इसमें डायरेक्टली ऐसा माना जाता है कि मोहम्मद बिन सलमान इन्वॉल्व थे, क्योंकि जमाल जो है वो ये सऊदी का जो किंगडम है, जो उनके जो राजा है, तो उनके बारे में जो जिस प्रकार की वो सिस्टम चलाते हैं, तो इनकी जो रियलिटी है वो सारी चीजें प्रिंट करते थे, तो इसकी वजह से फिर इनका मर्डर करवाया गया। टर्की में इनका मर्डर हुआ था, एंड सऊदी अरेबिया की एम्बेसी में वो गए, और उसके बाद वो वापस कभी नहीं निकले। कहा जाता है कि उनका पूरा शरीर जो है वो एसिड डालकर फिर गटर में बहा दिया। तो एक बहुत बड़ा उस समय पर इश्यू हो गया था। अगर आप जमाल खशोगी सिर्फ सर्च करेंगे, देन यू विल फाइंड सो मेनी थिंग्स, शॉकिंग थिंग्स अबाउट जमाल, एंड नॉट जस्ट जमाल मीन्स ये पूरा जो मर्डर केस है उसके बारे में शॉकिंग चीजें, एंड MBS के बारे में बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं। लेकिन फिलहाल उनकी इमेज ऐसी हो चुकी है कि ही इज ए ग्रेट लिबरलाइजर, बहुत बड़े बड़े बदलाव कर रहे हैं सऊदी अरेबिया की सोसाइटी को। अगर 21st सेंचुरी के साथ अगर कोई सिंक कर सकता है तो वो ये बंदा है। दूसरी तरफ नेतन्याहू की बात करें तो उनकी इमेज जो है ये काफी हॉकिश मानी जाती है। हॉकिश यानी कि बहुत ही एग्रेसिव, फार राइट, गाजा और हमास को नहीं छोड़ेंगे, और इस प्रकार की उनकी इमेज है। और इस युद्ध की वजह से अब सिचुएशन ऐसी भी होने लगी है कि उनके ही देश के कुछ लोग जो हैं वो उनका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि आज भी जो हॉस्टेजेस हैं, जो बंदी लोग हैं, तो वो नहीं छूट पाए हैं। नेतन्याहू की सरकार उनको नहीं छुड़वा पाई है, तो इसकी वजह से भी काफी सारे इश्यूज उनके लिए खड़े हो रहे हैं। दूसरी तरफ बाइडेन साहब की बात करें तो नवंबर में
इलेक्शंस होने वाले हैं, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस इन यूएसए। तो उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज उनको जो करनी है कि इजराइल का ये जो इजराइल और हमास के बीच में ये जो युद्ध चल रहा है ये खत्म हो जाए, और रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, तो इसमें अगर रशिया कमजोर हो जाए तो फिर से उनके जीतने के चांसेस है, क्योंकि अब वहां की यूनिवर्सिटीज में, यानी कि यूएसए की यूनिवर्सिटीज में भी स्टूडेंट्स जो है वो बाइडेन साहब का विरोध करते रहे हैं, मींस विरोध करने लगे हैं, प्रोटेस्ट करने लगे हैं। वो ये कहने लगे हैं कि भाई व्हाट आर यू डूइंग, आप ये सारी चीजों को बंद करवाइए। तो यहां पर ऐसा है कि डोमेस्टिक लेवल पर भी ये लीडर्स जो है वो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। अब ये कैसे ये डील कर पाते हैं, क्या यूएसए सऊदी को लेकर एग्रीमेंट कर सकता है, न्यूक्लियर एग्रीमेंट, और इसमें इजराइल के और सऊदी के रिलेशंस को इंप्रूव कर सकता है, क्या हमास और इजराइल के बीच में जो युद्ध चल रहा है इसको यूएसए बंद करवा सकता है। अगर ये सारी चीजें हो जाती हैं, बॉटम लाइन ये है कि अगर यहां पर ड्यूरेबल पीस हो जाए तो फिर ये जो क्षेत्र है मिडिल ईस्ट, इसका पोटेंशियल काफी अच्छा है, एंड ऑफ कोर्स भारत को इससे काफी ज्यादा फायदा होगा। सो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। दोस्तों मैंने एक कोर्स डिजाइन किया है, इसका नाम है लिमिटलेस लीडरशिप। इट इज अवेलेबल ऑन स्टडी ग्लोज वेबसाइट। डू चेक आउट डेमो वीडियोस, इट इज अवेलेबल, एंड मेरी यूट्यूब चैनल है क्यूरियसली एजुकेशन, इसको भी जरूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।